नमस्कार दोस्तों। फाइनेंस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसका इकोनॉमी से सीधा रिलेशन है और अगर आपको इकोनॉमी की रफ्तार को देखना है, उसकी डायरेक्शन को पकड़ना है तो फाइनेंस सेक्टर से अच्छा कोई तरीका नहीं हो सकता। दोस्तों बात करूंगा आज फाइनेंस सेक्टर की एक ऐसी कंपनी की जिसके फोन कॉल्स आपको दिन रात आते रहते होंगे। लोन्स, कार लोन्स, होम लोन्स, इन सब के लिए कंपनी के कॉल्स से चाहे आप इरिटेट हो जाते हो, लेकिन इसके नतीजे जो अभी लेटेस्ट आए हैं उनको देख करके आपको चेहरे पर जरूर एक स्माइल आएगी। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं आज बजाज फाइनेंस की। आप समझ ही गए होंगे। तो बजाज फाइनेंस बजाज ग्रुप की एक फ्लैगशिप कंपनी जिसके लेटेस्ट रिजल्ट आए हैं, आज उन्हीं पर चर्चा करेंगे और हम देखेंगे कि क्या एक इन्वेस्टर के तौर पे आपको इसमें कुछ मौके देखने चाहिए। क्या ये ओवरवैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। फ्यूचर में क्या ग्रोथ इसकी बनी रह सकती है या ग्रोथ डाउन हो जाएगी। आपको किस प्रकार के रिटर्न्स ये आने वाले समय में दे सकते हैं। और जो मेरे ट्रेडर दोस्त हैं उनको मैं खासतौर पे कहना चाहूंगा कि क्या आपको इसमें स्पेकुलेशन का भी मौका मिलता है या नहीं। चलिए देखते हैं इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आज के इसी वीडियो में। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। शुरू करते हैं सागरनॉमिक्स अबाउट बजाज फाइनेंस। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले और एनालिसिस की गहराइयों में खो जाने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपकी मेमोरी बहुत सारी चीजों में स्टक रहती है। तो वीडियो का बटन लाइक का नीचे है, लाइक कर दीजिए इसको और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मेरी हर रिसर्च बेस्ड वीडियो आपको नेक्स्ट तुरंत मिल जाए। शुरू करते हैं बजाज फाइनेंस का एनालिसिस। तो आपके स्क्रीन पर दोस्तों बजाज फाइनेंस के आपको नंबर्स नजर आ रहे हैं, इसकी डिटेल्स आपको नजर आ रही है और हम जरा देखें कि ये कंपनी कितनी बड़ी है। तो दोस्तों ये कंपनी 4,16,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है। इतनी बड़ी कंपनी है कि जितने फॉरेन इन्वेस्टर्स ने पूरे साल भर में पैसा डाला है इंडियन स्टॉक मार्केट्स में, उससे ज्यादा मार्केट कैप है इस कंपनी की। अब बात करते हैं कि भाई ये तो 6,700 रुपए की प्राइस वाली कंपनी है, तो अभी इसमें हम इन्वेस्ट करें कि नहीं करें। अच्छा, यहां ना मैं एक मिथ बस्ट करना चाहता हूं, मतलब ना एक कहते हैं ना भ्रांति दूर करना चाहता हूं, भ्रम दूर करना चाहता हूं कि दोस्तों आपको ऐसा लगता है कि जो छोटी कंपनी है जिसके शेयर 50 रुपए 100 रुपए में मिलते हैं वो इन्वेस्ट करने लायक होती है और जो 6-7 हजार वाली है वो इन्वेस्ट करने वाले लायक नहीं होती है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमेशा याद रखिए प्राइस का कनेक्शन हमेशा वैल्यू से होना चाहिए कि आपको उसके अगेंस्ट में कितनी वैल्यू मिल रही है। भाई आप ये बताइए, अगर मान लीजिए 100 रुपए किलो में अमृत मिलता है और 1 रुपए किलो में जहर मिलता है, तो आप क्या करेंगे? सस्ता है इसलिए जहर लेंगे? नहीं ना। वही चीज स्टॉक मार्केट में भी काम करती है। और मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो कहते हैं कि सर आप 50 रुपए का स्टॉक बताओ। मैं ये कहता हूं आपको कि दोस्तों 50 रुपए का स्टॉक कब 10 रुपए का रह जाएगा पता भी नहीं चलेगा। इसलिए हमेशा ये देखिए कि कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है, उसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, उसके रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, उसका मैनेजमेंट कितना ईमानदार है और शेयर होल्डर्स के लिए वो कितनी वैल्यू ऐड कर रहा है इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड, इन टर्म्स ऑफ स्टॉक प्राइस इंक्रीज, जिसे कैपिटल अप्रिसिएशन भी बोलते हैं। ये शब्द अगर भारी भरकम लगे तो टेंशन मत लेना। ये जैसे जैसे आप मेरे साथ दोस्ती बना करके रखोगे, लंबे समय तक आप और हम जुड़े रहेंगे तो इनके आदी हो जाओगे। सारी टेक्नोलॉजिकल लैंग्वेज आपको, सारी फाइनेंस की भाषा अपने आप ही समझ में आने लग जाएगी। और फिर आप अपने दोस्तों के बीच में जब बोलना शुरू करोगे ना तो वो सारे चुप बैठ जाएंगे, क्योंकि आप वो लैंग्वेज बोल रहे होंगे जो उनमें से किसी को नहीं आती। उनको सिर्फ एक लैंग्वेज आती है कि भाई कौन सा चढ़ा कौन सा घटा, ठीक है, इसमें सट्टा लगा दो, इसमें से पैसा निकाल लो, बस वो यही जानते हैं। लेकिन आप बात करोगे बैलेंस शीट की, आप बात करोगे इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी की, आप बात करोगे मैनेजमेंट की, आप बात करोगे टेक्निकल एनालिसिस की। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आगे जो हम बजाज फाइनेंस की, मेरी बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि सस्ते महंगे के चक्कर में मत पड़िए। ये देखिए कि कंपनी का बिजनेस कितना दमदार है। तो यहां बात करें तो इसके नतीजे जो भी है इतने बुरे नतीजे नहीं है जितना स्टॉक मार्केट ने इसको नेगेटिवली रिएक्ट किया है। मेरे को लगता है कि लोग ना भरे हुए बैठे हैं। उनको लगता है कि हमेशा कंपनी, सचिन तेंदुलकर हमेशा 100 ही मारे, विराट कोहली हमेशा सेंचुरी ही मारे। अब बेचारा गलती से हिट विकेट आउट हो गया वर्ल्ड कप में, छोड़ दो यार उसको क्या पीछे पड़े रहोगे तो हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं है, हम बात करते हैं इसके अंदर कि 28 का पीई है जो इसको थोड़ा सा एक्सपेंसिव बनाता है। लेकिन ओवरऑल अगर बिजनेस देखो आप तो दोस्तों फिनोमिनल है। सेल्स की ग्रोथ 24 कागर की ग्रोथ है,
मतलब आप सोचो कि चौथाई साइज इसकी लगातार बढ़ती रही है, और उससे फास्ट है 29% ग्रोथ है किसकी, प्रॉफिट की ग्रोथ। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी कि अभी भी प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 54% है। ठीक है, जो कंट्रोलिंग स्टेक है, यानी बजाज ग्रुप जो है ना, वो इसको आसानी से किसी एरे गेरे के हाथ पे नहीं देने वाला, ये चीज है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप वैल्यूएशन को पकड़ के चलते हो ना दोस्तों, तो अभी सस्ता है वैल्यूएशन इस हिसाब से, मतलब 0.98 पैग रेशियो आ रहा है, मतलब प्राइस जो है ना वो थोड़ी कम भागी है, और इसकी अर्निंग थोड़ी सी, यानी कमाई थोड़ी सी ज्यादा भागी है। तो लोग अंडर, कहते हैं अनपॉपुलर स्टॉक्स में मान सकते हो आप इसको, कि भाई लोगों ने कहा अरे यार ये तो मत ही लो। अच्छा, आपने ये देखा होगा ना कि आमतौर पे हम लोग क्या होता है, हम उगते हुए सूरज को सलाम करते हैं। ठीक है, देखा होगा कि जिस कंपनी का, जिस म्यूचुअल फंड का, जिस स्टॉक का नाम बार बार न्यूज़पेपर में, चैनल्स में आता है, हम सोचते हैं वो अच्छा स्टॉक है। एक्चुअली ना सही वैल्यू पता है कहां मिलती है? सही वैल्यू और मल्टीबैगर रिटर्न आपको वहां मिलते हैं ऐसे शेयर्स में जिनको कोई पूछता नहीं हो, जो पॉपुलैरिटी से बाहर चले गए हो। ठीक है, जिनको लोगों ने कहा हो कि अरे इन पे तो क्या ध्यान देना, हम तो ये हाई फाई स्टॉक्स के पीछे भागते हैं, तो वहां ना आमतौर पे मल्टीबैगर रिटर्न्स मिल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि अंडरवैल्यूड हो जाते हैं ऐसे स्टॉक्स। खैर, ऐसी टिप्स मैं बीच बीच में देता रहूंगा आपको। आगे चलते हैं। अच्छा, और टिप ना, मैं टिप नहीं दे रहा, मैं आपको एक्चुअली ये मान के चलिए कि कुछ एजुकेशन दे रहा हूं, क्योंकि टिप्स तो होटल में दी जाती है। आगे बात करते हैं। ये दोस्तों इसका कंपटीशन है, एक तो इनके जुड़वा बहन ही है बजाज फाइनेंस सर्विस, फिनसर्व, और बाकी और भी है, बजाज होल्डिंग भी है। आधे से ज्यादा तो मार्केट बजाज ने कैप्चर कर रखा है। एनीवेज, इसके रिजल्ट्स पे नजर डालें तो देखिए इसके रिजल्ट्स अभी जो है ना, म्यूटेड तो नहीं कहेंगे, हाँ ठीक ठाक है, मतलब ओवरऑल कि सही रेंज में ही चल रहे हैं। 14,000 करोड़ का रेवेन्यू है, 36% का मुनाफा दो, जो हल्का सा डाउन हुआ 1%, और लोगों ने स्टॉक को गिरा दिया 5%। यार ये तो बड़ी नाइंसाफी है। अगर 1% गिरा है मुनाफा, तो आप 1% गिराओ ना स्टॉक को। इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? ऐसे क्यों होता है वो रुदालियों वाली कंडीशन, कि अगर किसी घर के अंदर मान लो छोटी सी भी मिस्टेक हो गई तो लोग पैनिक 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 क्रिएट कर देते हैं। स्टॉक मार्केट में भी यही होता है, यहाँ ओवर रिएक्शन होता है। जरा सी कोई अच्छी खबर आई तो बस वारे न्यारे हो गए, खुश हो जाएंगे, उछलने लग जाएंगे, मिठाइयां बांटेंगे, और जरा सी किसी कंपनी की नेगेटिव न्यूज आ गई तो हाहाकार मच जाएगा। समझदार इन्वेस्टर वो है जो इन दोनों ही परिस्थितियों से प्रभावित हुए बगैर सिर्फ फाइनेंशियल और अपने रिसर्च पे भरोसा करता है। ठीक है, तो यहां देखते हैं कि यहां पर नेट प्रॉफिट आपका 38, ये देखो नेट प्रॉफिट बढ़ा है 3800, पहले 3600 था, तो इसमें तो ग्रोथ है भाई साहब साफ तौर पे। नेट एनपीए कम किए इन्होंने, बताओ आप, एनपीए कम किए, और सॉरी ग्रोस एनपीए कम किए, नेट एनपीए एज इट इज है। तो ऐसे कोई खास बुरे नंबर तो मुझे दिख नहीं रहे हैं। अगर बात करें हम लोग इसकी, देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी की, चलो इधर आ जाओ आप, 21% हुआ करती थी पहले, बुरे से बुरे में चली गई थी 13%। अब आप देखिए 21 से 22, 23, 24, ये ग्रो ही करती जा रही है, 17%, 23%, और अभी भी अप्रोक्सीमेटली उतनी है 22% के आसपास। और वो तो तब है जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ना, वो बार बार इनको फाइनेंस कंपनीज को पुश करता रहता है कि भाई थोड़ा सिस्टम से चलो, अनाप शनाप लोन मत बांटो। तो उसने ना नकेल कस रखी है, और अच्छी बात है, होना भी चाहिए, कंट्रोलिंग जरूरी है, क्योंकि जिस हिसाब से अनसिक्योर्ड लोन्स बांटती है ना जितनी भी एनबीएफसीज है, तो ये आरबीआई पे और इंडिया की इकोनॉमी पे प्रेशर क्रिएट करता है। क्योंकि भाई कुल मिलाकर के अनसिक्योर्ड लोन का मतलब होता है कि अगर लोन का पैसा वापस नहीं आया तो बैंक के पास कोई कोलेट्रल भी नहीं है उसको रिकवर करने के लिए। तो यहां आरबीआई का स्टैंड ठीक है, लेकिन उससे कंपनीज के असर पर थोड़ा बहुत तो असर पड़ता है, लेकिन इतना रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है कि स्टॉक को आप धड़ाधड़ गिराना शुरू कर दो। खैर कोई बात नहीं दोस्तों, मैं आपको ये कहूंगा कि इसमें ना अपनी नजर जरूर रखिएगा, कीप अ वॉच ऑन इट। कंपनी में कोई बुराई नहीं है, कंपनी कंटिन्यूस 24 का कैगर अगर दे रही है ग्रोथ, सो दिस इज एब्सोल्युटली फिनोमिनल। चलिए अभी हम बात करते हैं, प्रमोटर ने 54% ले रखा है, एफआईआई जो है वो मुनाफा बना करके निकल लेते हैं कभी कभी, तो भी इन्होंने 20% रखा हुआ है, डीआईआई 14% पे रखा हुआ है। अच्छा ये बताओ, अगर ये तो महान लोग है ना, ये तो बहुत बड़े बड़े ऊंची ऊंची पार्टियां हैं, तो सारी ये तो अरबों रुपए में बात करते हैं, तो इन्होंने क्यों नहीं बेचा इस शेयर को? बेचना चाहिए था ना, नहीं बेचा ना, ठीक है। तो कुछ तो पता है ना इनको कि पहले के मुकाबले में वहीं पे टिके हुए हैं। सो ये है, पब्लिक 10% है, तो ज्यादा कुछ फर्क है नहीं इसके अंदर। अब बात करते हैं दोस्तों इसके टेक्निकल्स की, तो टेक्निकल चार्ट पे चल के देखते हैं। तो ये दोस्तों आपके स्क्रीन पर इसका टेक्निकल चार्ट है, और यहां आप ना एक चीज तो साफ तौर पे देख सकते हो, वो ये है कि कंपनी का जो चार्ट है वो ये बता रहा है साफ तौर पे कि भाई ये ना लगातार एक
टॉप बनाने के बाद में ये डबल टॉप इन्होंने बनाया है, देखो एक्चुअली ट्रिपल टॉप हो गया ये 1 2 और 3। हालांकि इसको हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी मान सकते हैं हम लोग, क्यों? क्योंकि ये अगर आप कहोगे तो शोल्डर है, ये हेड है और ये शोल्डर है। और देखो शोल्डर को तोड़ने के बाद में ना, ये ब्रेक लाइन को तोड़ने के बाद में कंपनी मतलब स्टॉक जो है उतना ही नीचे जाता है जितना कि ये ऊपर गया था। ये देखिए ये जहां यहां से यहां तक जितनी ग्रोथ है, आप ये देखिए कि इस लाइन से उतनी की उतनी नीचे ये नीचे डिक्लाइन भी हुआ है। सो इस तरह से हेड एंड शोल्डर पैटर्न बहुत ब्यूटीफुली काम करता है स्टॉक मार्केट में। मतलब मैं आपको बताऊं कुछ ही इंडिकेटर्स ऐसे हैं जिनको आपको काफी भरोसे के साथ आप यूज कर सकते हो, एंड हेड एंड शोल्डर उसमें साफ तौर पे एक ऐसा ही इंडिकेटर है। बहरहाल बात करते हैं इसकी अभी की जो कंडीशन है उसके हिसाब से। देखो ये ना ये हाई है इसका, और करीब करीब मान करके चलना 8200 के आसपास में ये इसका रेजिस्टेंस लेवल है, और अभी ये सपोर्ट लेवल इसका करीब 6200 के आसपास है, और ये इसके बीच में है, और ये बड़ी रेड कैंडल बना करके आया है। सो अब ना दोस्तों बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर भी है, क्योंकि आप देख सकते हो नॉट ओनली ये रेड कैंडल बनी है बट बहुत ज्यादा वॉल्यूम के साथ बढ़ी है, और वो खासतौर पे ट्रेडर्स की ही कहानी है, ये उनको ही आता है ऐसा करना कुल मिला करके। पर अभी के लिए मैं आपको इसमें जो एक चीजें बताऊं कि ये देखिए, आप अगर मान लीजिए आप इसके लॉन्ग टर्म या लॉन्ग भी नहीं तो मिड टर्म पे अगर मैं बात करूं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, तो ये यहां से अगर ये इसको तोड़ करके नीचे जाता है तो फिर दोस्तों आपको ये 5500 वाले लेवल के को भी दिखा सकता है, क्योंकि ये इसका पहले वाला सपोर्ट था, वहां तक जाने के चांसेस हो सकते हैं। बट ये यहां से अगर बाउंस बैक कर गया और मान लीजिए ट्रेडर्स ने और इन्वेस्टर्स ने कहा कि भाई बहुत गिर गया है वापस चढ़ाना चाहिए, तो जब ये चढ़ेगा तो आपको करीब करीब 8500 के आसपास या 8400 के लेवल तो आराम से देखने को मिल सकते हैं मिड टर्म में। सो दोस्तों अब ये डिपेंड करेगा कि आने वाले दिनों में ये इसकी मूवमेंट ऊपर की तरफ रहती है या नीचे की तरफ रहती है। ये है दोनों ही केसेस में आप ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ध्यान रखिएगा उसके बेसिस पर, और अगर वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस सपोर्ट को तोड़ता है और नीचे जाता है तो फिर एक बेयरिश नेगेटिव सेंटीमेंट आ सकता है, और वो आप साफ तौर पे इंडिकेशन थोड़ा मूविंग एवरेजेस मतलब एमएसीडी में भी देख रहे हैं, और आरएसआई भी थोड़ा सा नेगेटिव ही इसको शो कर रहा है। बट अगेन दिस विल बी टू अर्ली टू कमेंट ऑन दैट, थोड़ा सा आप इस पर नजर बना के रखिए, और उसके बाद में दोस्तों इस स्टॉक के बारे में अपना डिसीजन लीजिएगा। डिस्क्लेमर हमेशा की तरह कोई बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन नहीं है मेरी तरफ से, एजुकेशनल वीडियो है, टर्म्स को समझिए, हाउ डज द मार्केट वर्क वो समझिए, और उसके बाद में अपनी डिसीजन खुद के पास रखिए। क्या दूसरों की बातें मानते रहना, अपना डिसीजन अपने पास में। देखो एजुकेशन ना कभी खराब नहीं जाती, एंड स्वामी विवेकानंद ने तो ये भी कहा था, स्वामी विवेकानंद जी ने, कि नॉलेज इज द पावर। तो सबसे बड़ी पावर ना नॉलेज है, आप बढ़ाते रहो, सीखो, कमाओ, योजना। तो इसमें से सीखो को हटाना नहीं है वरना कमाओ नहीं आएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूं कि शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो रखने की कोशिश की है, काफी कुछ आपको सीखने को अगर मिला होगा अच्छी बात है। वीडियो को लाइक जरूर करिए दोस्तों, ये क्या आप लाइक नहीं करते हो वीडियो, सब लोगों को लाइक करना है भाई, इतना तो कम से कम बड़े भाई की बात मानोगे, छोटा भी हो सकता हूं कईयों का तुम्हें अब मित्र की बात मानोगे। दूसरा ये है कि इस वीडियो को ना सबको शेयर करिएगा। हो सकता है कुछ बजाज फाइनेंस के बारे में यहाँ बाजार में टेलीग्राम पर बैठे बैठे लोग गारंटियां बांट रहे हो दुनिया भर की, उनसे बचाइए अपने दोस्तों को। सारे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब पे इस वीडियो को शेयर करिए दोस्तों, शेयरिंग इज केयरिंग। ठीक है, और चैनल पे आने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, बेल आइकन को ऑन करने के लिए, इतना प्यार और स्नेह देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए अपना, एंड वोट जरूर दीजिएगा अपना, हमारा ये नैतिक दायित्व है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, जय हिंद।